इज़ गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न के 9th एंड 10 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। आरबीआई सेटअप्स न्यू फिनटेक डिपार्टमेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो इंडिया का जो फिनटेक इंडस्ट्री है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनटेक का मतलब क्या होता है, ये ब्रॉडली हम यूज़ करते हैं ये टर्म, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं उस सेक्टर में हम किस तरह से जो टेक्नोलॉजी इनोवेट कर रहे हैं वो सब इस चीज़ के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, जिसमें हम विद एवर इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं जो हम करंटली यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे कोई भी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। पीयर टू पीयर मतलब वन यूज़र टू सेकंड यूज़र, क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, रोबो एडवाइजर्स, ई एग्रीगेटर, ये सब फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। ठीक है, इंडिया की जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो 2020 में उसकी वैल्यू थी 50 to 60 बिलियन डॉलर, और एस्टिमेट किया जा रहा है 2025 तक ये 150 बिलियन डॉलर के तक की मार्केट बन जाएगी। ठीक है, तो गाइस अब आप देख सकते हो इंडिया के फिनटेक इंडस्ट्री में पेमेंट्स भी आपको मतलब जो प्रोवाइड करते हैं, और ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुछ आप इनके थ्रू आप उधार भी ले सकते हैं, इंश्योरेंस या फिर कुछ एनपीएस नॉन पेमेंट सर्विसेज वगैरह हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड या फिर ब्रोकिंग, ये सब आप इसमें ब्रोकिंग मतलब कमीशन एजेंट की तरफ एक्ट कर सकते हो। पेमेंट जैसे पेमेंट बैंक्स हो गए, मोबाइल वॉलेट्स होगी, गूगल पे वगैरह। ठीक है, पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम वगैरह हो गया या फिर एयरटेल बैंक हो गया, पेमेंट गेटवे, और इसके अंदर पेटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एटीएम या फिर पॉइंट ऑफ स्केल वगैरह। ठीक है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो न्यू डिपार्टमेंट है उसको सेटअप किया गया है, सो दैट हम क्या कर सके, जो फिनटेक सेक्टर में जो भी इनोवेशन है उनको प्रमोट कर सके, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, और जो चैलेंजेस हैं उनको हम एड्रेस करें। ठीक है, जितने भी जो मैटर्स हैं रिलेटेड टू द, इसके अंदर भैया फिनटेक से रिलेटेड जो भी किस तरह आप कोऑर्डिनेट करना है या इंटरनेशनल लेवल पे कैसे रेगुलेट करना है, वो इसके द्वारा डील किया जाएगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें आपको बता चुकी हूँ फिनटेक क्या है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या है फिनटेक की, एफिशिएंसी अच्छी होगी, रिस्क कम होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जल्दी में आप क्या कर सकते हो, लोगों तक फाइनेंशियल बेनिफिट्स पहुंचा सकते हो। ठीक है, इंडिया में क्या जो फिनटेक है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है जो भी प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं बाय द, जो अभी जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं उनको एड्रेस करेगा, जैसे लो पेनिट्रेशन, आप ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाते, जो बहुत मतलब पुअर एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, स्केयर क्रेडिट हिस्ट्री है, अच्छी हिस्ट्री नहीं है, कैश ड्राइवन ट्रांजेक्शन इकोनॉमी। चैलेंजेस क्या, सबसे पहले ऐसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी डिफिकल्ट है। इसके अलावा क्या है, मॉनिटरिंग एक्टिविटी आउटसाइड द रेगुलेटेड सेक्टर, न्यू रिस्क भी आइडेंटिफाई होंगे बिकॉज साइबर क्राइम वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन द ई गवर्नेंस अडेप्टेड। तो गाइस अभी क्या है, जो 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने अभी हैदराबाद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसके द्वारा ज्वाइंटली हेल्ड की गई थी, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसी, और इसको कोलैबोरेट करके किसके साथ, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। ई गवर्नेंस मतलब कि आप ऑनलाइन अगर गवर्न कर रहे हो, मतलब कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं गवर्न करने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन्स, बिजनेस या फिर अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट की हेल्प करती है, सो दैट हम क्या कर सकें, कवरेज बढ़ा सकें, क्योंकि आप ऑनलाइन ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकते हो, मतलब एक होम टू होम इतना नहीं जा सकते, लेकिन आप ई गवर्नेंस के थ्रू क्या कर सकते हो, कवरेज बढ़ा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, सिटीजन्स को जल्दी अच्छे वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज अगर आप होम टू होम जाओगे देन यू विल हैव अ ट्रैवल कॉस्ट एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, बेटर असेस दे सकते हो और सोशल एम्पावरमेंट भी कर सकते हो। हैदराबाद डिक्लेरेशन के क्या हाईलाइट्स हैं, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। इसमें हमने सिटीजन सर्विसेज ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है बाय यूजिंग आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग और ई साइन। फास्ट ट्रैक हम किस तरह से नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। इसके अलावा एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G, उसके टुवार्ड्स हम किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। तो किस तरह से हम जो पेंडेमिक की वजह से जो डिस्ट्रप्शन आ गई हैं चीज़ें उनको किस तरह से वापस हम रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिजिटली हम किस तरह से गवर्नमेंट मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं या डिलीवर कर सकती हैं, इसके बारे में बात की गई है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, इसको अडॉप्ट किया गया है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके। ठीक है, अब आप देख सकते हो, और जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, एक भूमि प्रोजेक्ट है कर्नाटका में चल रहा है, जिसमें हम लैंड रिकॉर्ड्स का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करते हैं। ई सेवा आंध्र प्रदेश में चल रहा है। तो गाइस ये आपको समझ में आना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में चल रहा है। ज्ञानदूत एमपी में चल रहा है, मध्य प्रदेश में सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव है। लोकवाणी यूपी में चल रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेज है उनको हैंडल करता है। फ्रेंड्स, दैट इज अ फास्ट, रिलेबल, इंस्टेंट, एफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिस्पर्समेंट ऑफ सर्विसेज, और ये कहाँ चल रहा है, केरल में चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के बेसिस पे भी, स्टेट पीसीएससी के बेसिस पे भी, कि कौन सा प्रोग्राम कौन से स्टेट का है। नेक्स्ट है हर गोबिंद खुराना 100th बर्थ एनिवर्सरी
सेलिब्रेटेड। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। देखो ही वॉज बोर्न इन द रायपुर विलेज ऑफ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, जो अभी पाकिस्तान में है, और ये नेचुरलाइज सिटीजन थे यूएसए के। 1969 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड किया गया था। इनकी जो पहली ट्रेनिंग थी वो केमिस्ट्री में हुई थी, लेकिन इन बाद इन्होंने अप्लाइंग केमिस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था, सो दैट केमिकल बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, मेजर अचीवमेंट क्या, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1968 में इनको नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला था, और साथ में इनके साथ इनको भी मिला था नीरमबर्ग एंड होली में, जिसके अंदर इन्होंने जेनेटिक कोड की इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड काम किया था, और उनके क्या फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इन्होंने प्रूव किया था कि जो जेनेटिक कोड होता है उसमें 64 डिफरेंट 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, जो सेल को ये बताते हैं कि किस तरह से आपको कोड बढ़ना है और किस कहाँ पे आपको स्टॉप करना है। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट सिंथेटिक जीन को कंस्ट्रक्ट किया था, सो दैट हम क्या कर सके जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, और एडवांसमेंट यही लेके आए थे। इन्होंने किस तरह से म्यूटेशन होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कोविड किस तरह से म्यूटेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो स्पाइक्स होते हैं वो किसी न किसी साथ मिलकर म्यूटेट करते रहते हैं। तो इन्होंने रोडोस्पिन में म्यूटेशन को इन्वेस्टिगेट किया था, जो एसोसिएटेड था विद द रेडिटिस पिनोजो, और जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है जो आई वर्टिब्रेट की आई के रेटिना में पाया जाता है। इन्होंने इसके अलावा पॉलीमर्स्टाइन रिएक्शन टेस्ट में भी अपने कंट्रीब्यूट किया था, जिसको यूज़ किया जाता था टू डिटेक्ट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लाइक अ वायरस। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ट्रांसफर आरएनए हो गया, या इनका भी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, जैसे एमआरएनए होता है उस तरह ट्रांसफर आरएनए उनके स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी। ठीक है, देखो गाइस यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। अब हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली, जीन्स पढ़ ली, ट्रांसफर आरएनए पढ़ लिया, पीसीआर टेस्ट पढ़ लिया, रोडोस्पिन पढ़ लिया, तो अब आपको इसका मतलब क्या होता है कि अब आपको थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, बहुत ज़्यादा अप्लाइड चीज़ पूछती है यूपीएससी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिलीजेज द रिवाइज्ड यूनिवर्सल असेसिबिलिटी गाइडलाइंस। तो गाइज अब देखो इसमें क्या है, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उन्होंने हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है, और साथ में स्टैंडर्ड फॉर यूनिवर्सल असेसिबिलिटी इन इंडिया 2021 इनको रिलीज़ किया है। ये गाइडलाइंस क्या करेंगे सब, अभी देखो जो पहले अभी अर्लियर वर्जन था हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस को, उनको सक्सीड करेंगी, मतलब उसमें कुछ एडवांसमेंट लाई है जो कि 2016 में आए थे, और साथ में जो भी अर्बन जो हमारा अर्बन फ्यूचर होने वाला है कि किस तरह से हम इंडिया में अर्बन एनवायरनमेंट बिल्डअप करें, उसमें ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। मतलब सिंपल बात है, अभी हमारा 2016 के बाद ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो उसमें इसलिए कुछ और चीज़ों को रिलीज़ किया गया है। फाइन, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप है, उनकी किस तरह से नीड्स को पूरा किया जाए, और किस तरह से उनको हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ दे सकें, उससे रिगार्डिंग इसका काम किया। सेंसिटाइज डाइवर्स स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द असेसिबिलिटी नीड्स एंड प्रोविजंस फॉर डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप, क्योंकि हर बंदे की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, किस तरह से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करके, एल्डरली लोगों का, वुमेन, चिल्ड्रन एंड ऑल अदर थ्रू यूनिवर्सल डिज़ाइन अप्रोच। इसके अलावा हमें क्या करना है, किस तरह से हम एनवायरनमेंट बिल्डअप कर सकते हैं, और किस तरह से जो वो लोग हैं उनका असेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बड़ा डिसेबल पर्सन के लिए हम किस तरह से एनवायरनमेंट बना सकते हैं, एल्डरली के लिए, वुमेन के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो यूनिवर्सल डिज़ाइन इंडियन प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल से बेस है, तो ये 5 प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए। इक्विटेबल सम्मान की बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी बंदा है उनको हमें इक्वली ट्रीट करना, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। ठीक है, एल्डर पर्सन। सहज, इसके अलावा हम क्या करते हैं, सहज मतलब ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो हर एक बंदा ऑपरेट कर सके। ठीक है, सांस्कृतिक, ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करता हो। ठीक है, और जो चेंज हो रहा है हमारा कल्चर उसको उसमें भी क्या कर रहा है, मतलब कि अपने पुराना जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमी सस्ता, मतलब इससे बनाना है कि अफोर्डेबल हो चीज़, सो दैट हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। एस्थेटिक, सुंदर बनाना है, डिज़ाइन ऐसे बनाना है कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, विद द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। रिवाइज गाइडलाइंस का मतलब, रिवाइज गाइडलाइंस क्या करेंगी, मेनली जो फोकस है शिफ्ट कर देगी और एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाया जाएगी, सो दैट हर एक बंदा उसका असेस कर सके। गाइडलाइंस आर मीन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, एक सेकेंड, यस, गाइडलाइंस आर मीन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, आर्किटेक्चर एंड द प्लानिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा और इनिशिएटिव क्या लिए गए, सो दैट हर बंदा असेस कर सके, ग्रेटर असेस मतलब हर बंदा उसको मतलब चीज़ों को यूज़ कर सके। ठीक है, राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया था, जिसके अंदर ये कि सभी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करे चाहे प्राइवेट सेक्टर है, वो इक्वली बंदा यूज़ कर सके, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, असेसिबल इंडिया कैंपेन, इसको सुगम्य भारत अभियान भी बोलते हैं। ये मेनली इसलिए आया था सो दैट जो पर्सन डिसेबल पर्सन है वो हर चीज़